अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान खान है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मक्का फार्मेसी के नाम से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारे पेशेंट जो है वो कड़ल या नस पर नस चढ़ जाना या जिसे हम इंग्लिश में क्रैम्प्स कहते हैं उनका शिकार रहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी आपकी ओवरऑल बॉडी है ये रिलेटेड होती है आपके नर्वस सिस्टम से, यानी कि ब्रेन के साथ। कोई भी मूवमेंट आपकी बॉडी अगर करती है, किसी किस्म की हरकत करती है, तो आपके ब्रेन को पहले ये सिग्नल जाता है, फिर आपकी बॉडी वो कोई काम करती है। तो जितना भी आपका कडल का सिस्टम है या आपके मसल का स्ट्रेंथ होना है या आपके मसल जो पुल होते हैं, उसकी वजह यही है कि आपके जो ब्रेन सिस्टम है उसके अगर वो कहता है, सिग्नल देता है, तो फिर ही आपका कोई ना कोई बॉडी का कोई भी सिस्टम जो है वो वर्कआउट करता है, वरना कोई भी काम नहीं करता। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं उन्हें मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट कर कर अपने राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो के 2-3 पोर्शन होंगे, जिसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपके जो मसल पुल हैं उसको अगर आपके क्रैम्प्स आ गया बॉडी के अंदर, तो आप उसको किस तरह से इमीडिएटली किस तरह काम करेंगे उसके साथ, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट इसमें गलती करते हैं। दूसरा हम इसका राय हल बताऊंगा कि आप इसमें इलाज क्या कर सकते हैं, और तीसरा इसमें होगा कि आप इसमें मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इट्स मीन्स के अगर अभी आपको करके दिखाऊं कि इट्स मीन्स के जैसे कि ये मेरा सिंपली एक बाजू है, इसे मैंने इस तरह किया है तो ये वाला मसल जो है ऊपर वाला ये पुल हो चुका है और नीचे वाला जो है ये रिलैक्स है। इसकी रीज़न यही है कि मेरे नर्वस सिस्टम ने ये उससे कहा है कि ऊपर वाला सिस्टम, ऊपर वाला जो है ये पुल कर दो और नीचे वाला जो है वो रिलैक्स रहने दो। अब मिसाल के तौर पर अगर इसे मैं इस तरह कर देता हूँ तो इसकी रीज़न यही है कि नीचे वाला जो है वो मसल जो है वो पुल हो चुका है और ऊपर वाला जो है वो रिलैक्स है इस वक्त। मिसाल के तौर पर एक जो मसल है वो पुल हो जाता है तो दूसरा मसल ऑपोजिट साइड वाला वो रिलैक्स रहता है। उसकी ये चीज़ें आपको बताने का यही मकसद है कि आप मिसाल के तौर पर अगर आपकी बॉडी के अंदर क्रैम्प आ जाता है तो उसको आप इमीडिएटली फौरी तौर पर इस तरह कर लेते हैं। ये इसकी रीज़न ये बनती है, बाद में इस तरह हल तो हो जाता है, पर मगर जो है वो आने वाले दिनों में या कुछ अर्सा बाद आपका जो मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्रैम्प आया था तो आपने इमीडिएटली इस तरह कर लिया, तो उसकी रीज़न ये बनती है कि ये वाला जो मसल है इसमें दर्द रहना स्टार्ट हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि आप इमीडिएटली जब इस तरह करते हैं तो ये नीचे वाला भी पुल हो जाता है, ऊपर वाला तो क्रैम्प्स की वजह से पुल हुआ था, तो यानी कि दोनों जब पुल हो जाएंगे तो वो पेन स्टार्ट कर देगा। आगे भी मैंने बताया कि एक मसल जो है वो पुल होता है और दूसरा रिलैक्स होता है। जब आप दोनों को पुल कर देंगे तो यानी कि वो किसी न किसी हिस्से में ज़रूर दर्द करेगा, या ऊपर वाले हिस्से में या नीचे वाले। इसी तरह लेग या थाई आपके कहीं पर भी अगर क्रैम्प आता है तो उसकी रीज़न यही बनती है कि आपको दर्द रहना जब स्टार्ट हो जाए तो उसकी रीज़न यही बनती है कि दोनों मसल को आपने फौरी तौर पर पुल कर लिया था। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके किसी भी हिस्से पर अगर क्रैम्प आ जाता है तो उसका ट्रीटमेंट जो है इमीडिएटली आप करते हैं वो इस तरह, या आप फौरी तौर पर के मिसाल पर अगर लेग के ऊपर आ गया तो आप इमीडिएटली खड़े हो जाते हैं टांगों के ऊपर। मिसाल के तौर पर अगर आप थाई पर आया है तो आप फौरी तौर पर अपनी टांगों को सीधा कर लेते हैं। ये हरगिज़ नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अब मैं आपको तरीकाकार समझा देता हूँ आपने कि किस तरह इस क्रैम्प को दूर करना है। आपने मिसाल के तौर पर अगर इस हिस्से पर क्रैम्प है तो आपने उसको दूसरे हाथ की मदद के साथ इस तरह सीधा करना है, ना कि आपने उसे उसी बाजू का जोर लगवा कर। इसकी वजह यही है कि नीचे वाले मसल्स को या ऊपर वाले मसल में या नीचे वाले किसी भी क्रैम्प आया तो उसको जोर नहीं लगवाना, उस हाथ को या उस थाई को या उस लेग को, किसी भी इस हिस्से में जिसे जहाँ पर आपके क्रैम्प आया है या कड़ल पड़ा है, तो उसको आपने दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन वाला जो भी चीज़ है उसके साथ आपने उसको पुल करना है, ताकि वो आपका नीचे वाला या दूसरा ऑपोजिट वाला जितना भी मिसाल के तौर पर एक मसल है वो रिलैक्स रहे। ये तो हो गया कि आप इमीडिएटली जो काम करते थे वो आप गलती नहीं करनी। और दूसरा, आप इसमें मेडिसिन किस तरह की इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले तो आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो आप विटामिन डी का इंजेक्शन है, इसको आप इस्तेमाल करें 15 दिन में एक दफ़ा। ये जो है ये डी ट्रेस है, ये सामी कंपनी की प्रोडक्ट है, ये आपको बआसानी किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से मिल जाएगी।
अब इसको इस्तेमाल आपने किस तरह करना है, एक कप या एक गिलास नीम गर्म दूध का ले लें, उसमें डालकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट जो हैं यही कहते हैं कि जी हम ऑयली चीज़ नहीं पीना चाहते हैं, या हमें मतली आती है या उल्टी आती है, इसलिए उनके लिए और भी बहुत सारी मेडिसिन बनी है। मिसाल के तौर पर विटामिन डी के कैप्सूल भी आते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये डैंडी है, ये CCL कंपनी की प्रोडक्ट है। ये भी आपको बासानी किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से मिल जाएगी। ये मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो आपको बआसानी किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से मिल जाएंगी। बहुत सारी और भी कंपनी की प्रोडक्ट आती हैं, मैं वो चीज़ें बताता हूँ जो मिसाल के तौर पर इफ़ेक्टिव होती हैं या आपको उनका रिज़ल्ट मिलता है। मेरा खुद का एक पेशेंट है जिसको मैंने ये रिकमेंड किया था विटामिन डी का इंजेक्शन, उसे तकरीबन नहीं तो मेरा ख्याल नहीं कि उसने 2 या 3 इंजेक्शन पिए हैं, तो अमूमन तौर पर अब वो बहुत बेहतर है। तो लिहाजा ये जो मैं चीज़ें आपको बताता हूँ इन्हीं चीज़ें का इस्तेमाल करें, इनकी ऑपोजिट चीज़ ना इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर होती हैं, मिसाल के तौर पर अगर के मतलब 50 या 70 रुपये का फ़र्क ज़रूर होता है, मगर ये है कि ये बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आते हैं इनके। विटामिन डी का मैंने आपको कैप्सूल बताया है, तो इसको आप इस्तेमाल 15 दिन में एक दफ़ा कर सकते हैं। आपने 2 लाख यूनिट वाला ही लेना है, इसमें 5000 यूनिट वाला भी आता है, 50,000 यूनिट वाला भी आता है और 2 लाख यूनिट वाला भी आता है। आप रोज़ाना के तौर पर इस्तेमाल करने वाला कैप्सूल मिसाल के तौर पे 5000 वाला यूनिट जो कैप्सूल है वो आपको डेली बेस पर खाना पड़ता है, मगर आप 2 लाख यूनिट वाला अगर एक कैप्सूल ले लें तो ये आपको बेहतर होगा कि 15 दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करें। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पॉसिबल हो तो अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।